अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। लोअर जीआई ब्लीडिंग डिफाइन हुई है वो ब्लीडिंग जो अराइज करे बिलो द लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स मैंने आपको दिखाया वीडियो में, तो जो डुओडेनम को सपोर्ट करता है उससे बिलो जो लेवल है जीआईटी का, उससे ब्लीडिंग जो होगी उसको हम कहेंगे लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। दैट इज़ कि स्मॉल इंटेस्टाइन से अगर हो या कॉलन से ब्लीडिंग हो। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कॉलन से ही होती है ब्लीडिंग। कॉलन में भी पार्टिकुलरली जो एनोरेक्टल रीजन है वहाँ से लोअर जीआई ब्लीडिंग कॉमनली होती है। ठीक है, हेमेटोकीजिया क्या है? हेमेटोकीजिया यानी ब्राइट रेड ब्लड पर रेक्टम, उसको हम कहते हैं हेमेटोकीजिया। हेमेटोकीजिया, ठीक है, ब्राइट रेड ब्लड पर रेक्टम। अब इटियोलॉजी देखते हैं, लोअर जीआई ब्लीडिंग किस वजह से होती है। डिपेंड करता है पेशेंट की एज क्या है और इसके अलावा नेचर एंड सिवियरिटी ऑफ ब्लीडिंग कितनी है। तो हमें कॉमन जो कॉजेज़ हैं लोअर जीआई ब्लीडिंग के, ये फॉलोइंग गिवन है। ठीक है, एज पर भी और नेचर और सिवियरिटी ऑफ ब्लीडिंग पर डिपेंड करता है। अगर यंग पेशेंट है, 50 साल से उम्र, छोटा से 50 से, तो उसमें कोई एनोरेक्टल डिजीज़ होगी, जैसे हेमरॉइड्स हो सकते हैं। उस यंग पेशेंट को एनल फिशर की वजह से ये ब्लीडिंग हो रही है, लोअर जीआई ब्लीड। ठीक है, एनोरेक्टल के अलावा कोई इन्फेक्शियस कोलाइटिस कॉज हो सकता है, जैसे शिगेला की वजह से या ई कोलाई की वजह से। ठीक है, इसी तरह यंग पेशेंट में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ से भी लोअर जीआई ब्लीडिंग होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। ठीक हो गया। अगर पेशेंट अबव 50 ईयर एज का है तो उसमें डिफरेंट कॉजेज़ होंगे। उसको डायवर्टिकुलोसिस जो है लोअर जीआई ब्लीडिंग करवा रहा है, एंजियोडिस्प्लेजिया, जिसमें स्मॉल वास्कुलर मेल्फॉर्मेशन हो जाती है गट में। ठीक है, तो उसमें भी जीआई ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा नियोप्लाज्म्स भी एजड लोगों में लोअर जीआई ब्लीडिंग करवाएगा, स्पेशली कॉलन कैंसर। ठीक है, इस्केमिक कोलाइटिस। अब ब्लीडिंग विथ पेन जो हो, जिसमें ब्लीडिंग भी हो रही है साथ पेन होगा, वो एनल फिशर में। दूसरा इस्केमिक कोलाइटिस और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस में। ठीक है, ब्लीडिंग होगी साथ पेन भी होगा। पेन लेस ब्लीडिंग जो है लोअर जीआई ब्लीडिंग, उसमें पेशेंट को इंटरनल हेमरॉइड्स की वजह से, डायवर्टिकुलोसिस और एंजियोडिस्प्लेजिया में पेन लेस ब्लीडिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी नीचे फिगर बना हुआ है जिसमें साइड्स दिखाई गई हैं। एक तो एंजियोडिस्प्लेजिया की वजह से लोअर जीआई ब्लीडिंग होती है, डायवर्टिकुला, कार्सिनोमा ऑफ द सीकम, मिकल डायवर्टिकुलम से भी ब्लीड होता है, एनल फिशर, कार्सिनोमा ऑफ द एनल कैनाल, हेमरॉइड्स, सॉलिटरी अल्सर ऑफ द रेक्टम, क्रोहन डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पॉलिप्स की वजह से, कोलन के कार्सिनोमा की वजह से, या इस्केमिक कोलाइटिस। ठीक है, तो इटियोलॉजी थोड़ी सी आपको जहन में होनी चाहिए कि लोअर जीआई ब्लीडिंग के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। अब ये टेबल बना हुआ है जिसमें एवेल्यूएशन ऑफ पेशेंट गिवन है। आप कैसे एवेल्यूएट करोगे? सबसे पहले तो डायवर्टिकुलोसिस जो है उसमें जो पेशेंट है वो पेनलेस मैरून कलर की या फिर ब्राइट रेड हेमेटोकीजिया के साथ प्रेजेंट करेगा। ठीक है, हेमेटोकीजिया का मतलब ही ये है ब्राइट रेड ब्लड हो रेक्टम से। तो उसमें डायवर्टिकुलोसिस की वजह से अगर ब्लीडिंग हुई है तो उसमें पेनलेस होगी, मैरून या ब्राइट रेड होगी, और 50 साल का से बड़ा पेशेंट होगा। ठीक है, एजिड होगा। ब्लीडिंग खुद ही वो स्पॉन्टेनियसली स्टॉप हो जाती है। एंजियोडिस्प्लेजिया अगर आपको लग रहा है तो उसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? पेन लेस ब्लीडिंग ही है, और मोर कॉमनली 70 से अबव वाले पेशेंट्स को ये होता है। नियोप्लाज्म से जो पेशेंट आएगा, दोनों बिनाइन पोलिप है या कार्सिनोमा है, तो इनमें मोस्ट कॉमनली क्रोनिक ऑकल्ट फीकल ब्लड लॉस होता है। ठीक है, या माइल्ड इंटरमिटेंट हेमेटोकीजिया भी हो सकता है। ठीक है, अकल्ट ब्लड लॉस यानी फीकल ओकल ब्लड लॉस होता है, यानी जो फिजिकली जो है नज़र नहीं आता ब्लड, लेकिन जो है जब स्टूल डीआर करवाएंगे तो उसमें जो है हमें रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे। ठीक है, तो फीकल ओकल्ट ब्लड लॉस होगा नियोप्लाज्म वाले केस में, या फिर माइल्ड इंटरमिटेंट हिमेटोकीजिया हो सकता है, यानी फ्रेश ब्लड जो है हो सकता है इन द स्टूल। तो इसके अलावा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जो होती हैं, अगर इसके साथ पेशेंट आए, अगर ये होगी पेशेंट को, तो मोस्ट कॉमनली जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है उसमें पेशेंट को डायरिया होता है। डायरिया के साथ ओकल्ट ब्लड हो सकता है, या बार बार रिकरेंट हेमेटोकीजिया भी हो सकता है आईबीडी में। ठीक है, फ्रेश ब्लड। तो एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को, टिनेस्मस भी साथ हो सकता है, और अर्जेंसी भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। एनोरेक्टल डिजीज़ वाला जो है जैसे हेमरॉइड्स, तो हेमरॉइड्स में भी पेन लेस ब्लीडिंग होगी, जो कि स्टूल से मिक्सड होगी, या फिर वो टॉयलेट बाउल में ब्लड ड्रिप कर रहेगा। ठीक है, ड्रॉप्स की तरह गिरेगा टॉयलेट बाउल में। तो ये हेमरॉइड्स में ऐसे प्रेजेंटेशन होती है। साथ में पेशेंट को पेनफुल स्मॉल ब्लीडिंग भी हो सकती है अगर उसको एनल फिशर हुआ। हेमरॉइड के साथ एनल फिशर भी होते हैं या अलग भी एनल फिशर होते हैं, तो उसमें पेन होगा। ठीक है, स्मॉल ब्लीडिंग के साथ पेन भी होगा। इस्केमिक कोलाइटिस में जैसे एल्डरली स्पेशली जो लोग होते हैं उनको एथेरोस्क्लेरोसिस होती है जिनको, तो उनको ब्लडी डायरिया होगा,
विथ माइल्ड एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी होंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि इस्केमिक कोलाइटिस की वजह से हुआ है। प्लैक है जिसने वेसल को ब्लॉक किया है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी है, तो ब्लड नहीं पहुंचा कॉलन को और इस्कीमिया हुई, इस्कीमिक कोलाइटिस में ब्लडी डायरिया होगा और एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे। अब आप कैसे डायग्नोस करोगे कि ये लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग जो है किस वजह से हो रही है? तो डायग्नोसिस टूल जो है, डायग्नोस्टिक टूल वो फॉलोइंग सीक्वेंस में है। एक तो हमने रेक्टल एग्जामिनेशन पहले करनी होती है, एनोस्कोपी और सिग्मोइडोस्कोपी, ठीक है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब टेक्नीटियम स्कैन, एंजियोग्राफी, कोलोनोस्कोपी। तो अब ये सारे हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले है रेक्टल एग्जामिनेशन, एनोस्कोपी और सिग्मोइडोस्कोपी, ठीक है। डिजिटल एग्जामिनेशन जो है एनोस्कोपी, डिजिटल एग्जामिनेशन एनोस्कोपी एंड सिग्मोइडोस्कोपी, ये हम परफॉर्म करते हैं ताकि एनोरेक्टल डिजीज़ के लिए देखा जाए, ठीक है। जैसे हेमरॉइड्स हो गए या फिशर है तो वो हमें इसमें नज़र आएगा। इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़ या इन्फेक्शस कोलाइटिस का भी पता लगेगा, ठीक है। अगर हमें सोर्स आइडेंटिफाई हो जाती है तो फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस इमीडिएटली करवाएंगे अनलेस द ब्लीडिंग परसिस्ट और इट इज़ रिकरेंट, ठीक है। अगर ब्लीडिंग परसिस्टेंट नहीं है, बार बार नहीं हो रही, तो फिर जो है हम पहले ये करके और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस पहले करवाते हैं, ठीक है। नंबर 2, एक्सक्लूड एन अपर ट्रैक सोर्स। आपने क्या करना है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पेशेंट में पास करनी है सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग के साथ, ठीक है, जिस पेशेंट को हो रही है सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, ताकि आप अपर जीआई में से तो ये ब्लीडिंग नहीं हो रही उस सोर्स को के एविडेंस को देखने के लिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पास करवाते हो। इसके अलावा थर्ड है टेक्नीटियम 99 RBC स्कैन। ये हमने परफॉर्म करना होता है एक्टिव ब्लीडिंग के केस में ताकि सोर्स ऑफ ब्लीडिंग पता चले, ठीक है। एक्टिव ब्लीडिंग में ये टेक्नीटियम 99 RBC स्कैन किया जाता है, तो जहाँ से ब्लीड होगा यहाँ वहाँ ये स्कैन वाले RBC जाएंगे तो हम डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा इससे हम इंटरमिटेंट ब्लीडिंग को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को हम जो है ना GI ब्लीडिंग के लिए इसमें 24 घंटों के लिए मॉनिटर कर रहे हैं, तो अगर रुक रही है ब्लीडिंग कुछ टाइम के बाद हो रही है तो वो भी हमें इसमें इंटरमिटेंट ब्लीडिंग भी पता चल जाएगी इस टेक्नीटियम 99 स्कैन से। नंबर 4, लोअर GI ब्लीडिंग में एंजियोग्राफी करवाई जाती है, ठीक है। अगर एक्टिव ब्लीडिंग है तो एंजियोग्राफी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ऑफ चॉइस होता है, ठीक है, एक्टिव ब्लीडिंग में। इसके अलावा ये ऑल्सो हम इंडिकेट करते हैं अगर पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबिलिटी डिफ़िकल्ट होती है टू मेंटेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसिव ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, तो उसमें भी हम एंजियोग्राफी करवाते हैं, जल्दी हमें साइट ऑफ ब्लीडिंग पता चल जाएगी इससे, ठीक है, क्योंकि इसमें हम रैपिडली लोकलाइजेशन कर लेते हैं कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, और जो पोटेंशियल ट्रीटमेंट है ब्लीडिंग लेजन का वो भी हम दे देंगे। नंबर 5, कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी हम परफॉर्म करते हैं अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है या फिर वो स्लो रेट पे ब्लीडिंग हो रही है, ताकि जो पेशेंट है वो एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो सके। कोलोनोस्कोपी से हमने जो है एंजियोडिस्प्लेजिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम टिश्यू बायोप्सी भी वहीं पे ले सकते हैं। थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन करके जैसे इलेक्ट्रोकॉटरी हीटर प्रोब लगा के या लेज़र थेरेपी दे के उस एक्टिव ब्लीडिंग को हम कोलोनोस्कोपी से स्टॉप भी कर सकते हैं। कोलोनोस्कोपी हेल्पफुल नहीं होती मैसिव ब्लीडिंग के दौरान, ठीक है, इस उसमें हेल्पफुल नहीं है। ये जब ब्लीडिंग स्टॉप कर जाए या जब स्लो रेट पे ब्लीडिंग हो रही हो तो उसमें हमने करनी होती है, ठीक हो गया। अब लोअर GI ब्लीडिंग को कैसे मैनेज करते हैं, बेड रेस्ट, सिडेशन और ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। पेशेंट अगर एस्पिरिन ले रहा है तो वो स्टॉप कर देंगे, और कोई और एनसिड भी है तो वो भी स्टॉप करनी है। फिर हम थेरेप्यूटिक कोलोनोस्कोपी करते हैं, यानी एंडोस्कोपिक इलेक्ट्रोकोगुलेशन ऑफ एंजियोडिस्प्लेजिया। इफ़ ब्लीडिंग कंटिन्यू कोलोनोस्कोपी इज़ परफॉर्म, यानी पहले हमने एंडोस्कोपिकली उस एंजियोडिस्प्लेजिया को इलेक्ट्रोकोगुलेशन की, एंजियोडिस्प्लेजिया की हमने इलेक्ट्रोकोगुलेशन की, और अगर वो ब्लीडिंग कंटिन्यू रही तो फिर हम कोलोनोस्कोपी करेंगे, ठीक है। इंट्रा आर्टीरियल वेजोप्रेशन या फिर एम्बोलाइजेशन, अगर हमें ब्लीडिंग की साइड पता चल जाती है कि यहाँ से हो रही है तो लोकलाइज हमने कर लिया एंजियोग्राफी के थ्रू, तो इंट्रा आर्टीरियल हम वेजोप्रेशन देते हैं ताकि वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। और 90% ऑफ द केसेस जो एक्टिव ब्लीडिंग के हैं, जो ब्लीडिंग डायवर्टिकुलम से है या एंजियोडिस्प्लेजिया की वजह से है, तो वो इस इंट्रा आर्टीरियल वेजोप्रेशन से सही हो जाती है, ठीक है। सर्जरी, कंटिन्यूस जो ब्लीडिंग हो रही है अनरिस्पॉन्सिव टू अबव मेजर्स, तो उसमें फिर हमें सर्जिकल रिसेक्शन करनी होती है, ठीक है। ये सारी मैनेजमेंट है लोअर GI ब्लीडिंग की। बेड रेस्ट, सेडेशन, ट्रांसफ्यूजन, ड्रग्स जैसे एस्पिरिन, एनसिड को स्टॉप कर देगा। थेरेप्यूटिक कोलोनोस्कोपी की, इंट्रा आर्टीरियल वेजोप्रेशन या एम्बोलाइजेशन करेंगे, और लास्ट हम सर्जरी। अच्छा, जब क्विकली हम रिवाइज करेंगे लोअर GI ब्लीडिंग इरफान मसूद से। सबसे पहले इसने सिम्टम बताए हैं
कि पास ऑफ डार्क ब्लड एंड क्लॉट्स विदाउट शॉक इज़ ऑलवेज ड्यू टू लोअर जीआई ब्लीडिंग। ठीक है, इसमें अपर जीआई ब्लीडिंग में हमने पढ़ा था कि पेशेंट शॉक में जाता है, वो मेडिकल इमरजेंसी होती है, लेकिन लोअर जीआई ब्लीडिंग में शॉक में नहीं जाता। ठीक है, इसमें डार्क ब्लड का पैसेज होगा और क्लॉट्स के साथ, ठीक है, क्लॉट्स के साथ होगा, तो ये लोअर जीआई ब्लीडिंग को। अगर ये बिल्कुल डार्क ब्लैक टेरी स्टूल्स हैं तो वो मिल लेना है, वो अपर जीआई ब्लीड होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि इसमें क्लॉट होंगे, डार्क ब्लड होगा और शॉक नहीं होगा पेशेंट को। दूसरा, इसमें मेनली जो लोअर जीआई ब्लीडिंग होती है उसमें हेमेटोकीजिया होता है। हेमेटोकीजिया यानी ब्लड इन स्टूल ही होता है। ठीक है, लोअर जीआई ब्लीडिंग में हमें मिलता है, लेकिन इसमें फ्रेश रेड ब्लड होगा। अपर जीआई में डार्क रेड ब्लैक टेरी किस्म के होंगे स्टूल, लेकिन इसमें फ्रेश रेड ब्लड होगा, उसको हम कहते हैं हेमेटोकीजिया। और ये रैपिड अपर जीआई ब्लीडिंग अगर हो रैपिडली तो उसमें भी मिल सकता है, लेकिन मेनली ये लोअर जीआई ब्लीडिंग में हेमेटोकीजिया मिलता है। ठीक है, डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं लोअर जीआई ब्लीडिंग के। सिवियर अक्यूट लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग जो है, सिवियर और अक्यूट, उसके डिफरेंट कॉज है। सिवियर किस्म की होगी और अक्यूटली होगी। एक मोस्ट कॉमन कॉज डायवर्टिकुलर डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें डायवर्टिकुलस बन जाते हैं। दूसरा एंजियो डिस्प्लेजिया। इसके अलावा मैकल डायवर्टिकुलम में भी सिवियर होगी अक्यूट ब्लीडिंग। और बॉवल इस्कीमिया यानी जो इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है उसके ओक्लूजन की वजह से बॉवल इस्कीमिया में भी सिवियर अक्यूट ब्लीडिंग होगी। क्रॉनिकली हो रही है ब्लीडिंग या सब अक्यूट लोअर जीआई ब्लीडिंग, उसमें एनल डिजीज़ होगी कोई ना कोई, लाइक फिशर, हेमरॉइड्स, ठीक है, कार्सिनोमा। फिर होती है अकल्ट जीआई ब्लीडिंग। अकल्ट का मतलब होता है कि ब्लड या उसके जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं ना उस ब्लड के, वो स्टूल में है लेकिन वो नेकेड आई से ब्लड नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो लेकिन स्टूल में ब्लड या उस ब्लड के प्रोडक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग हुई है लेकिन नेकेड आई से नहीं नज़र आ रहा, अकल्ट है। तो इसके कॉजेज़ है, मोस्ट कॉमन कॉज सीकल कार्सिनोमा होता है, कॉलन कैंसर। ठीक है, और ये जीआई ब्लीडिंग के भी किसी भी कॉज में से अकल्ट ब्लीडिंग हो सकती है इन सारों में से। तो अब कैसे आपने लोअर जीआई ब्लीड को डायग्नोस करना है? ऑलवेज आपने अपर जीआई ब्लीडिंग पहले रूल आउट करनी है कि ये अपर जीआई की तो नहीं है। कैसे? आप जो है पहले अपर जीआई ब्लीडिंग को रूल आउट करोगे, ठीक है, बिफोर अटेम्प्टिंग टू लोकलाइज द प्रिज्यूम्ड लोअर जीआई ब्लीडिंग, देन कोलोनोस्कोपी। ठीक है, फिर जो है आप अपर जीआई को रूल आउट कर दिया, फिर आप कोलोनोस्कोपी करते हो, जिसमें आपको मोर देन 70% ऑफ द केसेस में कोलोनोस्कोपी में ही ये कॉजेज़ जो हैं, जो भी कॉज होगा वो लोअर जीआई ब्लीडिंग का पता चल जाता है। ठीक है, इस इन्वेस्टिगेशन से, कोलोनोस्कोपी से। तो इन्वेस्टिगेशन हम डिटेल में देखेंगे। एक होती है कैप्सूल एंडोस्कोपी। कैप्सूल एंडोस्कोपी जो है ना, ये स्मॉल बॉवल में जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है उसको डायग्नोस करने के लिए की जाती है। ये याद रखिएगा, हम कैप्सूल एंडोस्कोपी तब परफॉर्म करते हैं जब अपर और लोअर जीआई एंडोस्कोपी जो है उसमें हमें कॉज नहीं पता चला, ना लोअर जीआई ना अपर जीआई एंडोस्कोपी। लोअर यानी कोलोनोस्कोपी से भी नहीं पता चला क्या वजह है ब्लीडिंग की, तो फिर हम कैप्सूल एंडोस्कोपी करते हैं। इसमें एक्चुअली ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। पेशेंट को हम एक छोटा सा कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल में कैमरा होता है। कैमरा पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को विजुलाइज करने में मदद करेगा। तो कैप्सूल हम पेशेंट को खिला देते हैं। ठीक है, तो वायर वगैरह कुछ भी उसमें नहीं होती, सिर्फ एक सिंपल सा कैप्सूल की तरह होता है। रिकॉर्ड हो रहा होता है, जो जो पेशेंट जहाँ जहाँ से वो जाएगा पिक्चर भी लेगा और रिकॉर्डिंग होगी, ट्रांसमिट होगी। ठीक है, जो भी जीआईटी की कंडीशन है उसमें हमें पता चल जाएगी। ये सेफ़ होता है, और जो भी अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग का कॉज है, पॉलिप है, ट्यूमर है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, वो सब हमें इससे पता चल जाएगा। ठीक है, लोअर जीआई ब्लीडिंग में हम ये भी करते हैं। देन ए टैग्ड आरबीसी स्कैन। अब ये क्या है? जब एंडोस्कोपी फेल कर जाए टू रिवील द डायग्नोसिस इन मैसिव अक्यूट हेमरेज, बहुत ज़्यादा मैसिव और अक्यूट हेमरेज हो रही है, जिसके अभी हमने कॉजेस भी देखे। ठीक है, डायवर्टिकुलोसिस देखा हमने, इस बावल इस्कीमिया, एंजियोडिस्प्लेजिया, मेकल डायवर्टिकुलम। ठीक है, इनमें सिवियर अक्यूट ब्लीडिंग हो रही थी ना, मैसिव किस्म की, तो उनमें हमें एंडोस्कोपी से कॉज नहीं पता चला सपोज, तो फिर हम टैग्ड आरबीसी स्कैन करते हैं। यानी आरबीसी को हम लेबल कर देते हैं रेडियो एक्टिव ट्रेसर यानी टेक्नीटियम 99 के साथ, फिर उसको इंजेक्ट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, और जो है गामा कैमरा की मदद से वो रेडियो एक्टिव ट्रेसर डिटेक्ट होगा, इमेजेस क्रिएट होंगी और हमें लोकेशन ऑफ ब्लीडिंग पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये इसका जो लोकलाइज कर देता है ब्लीडिंग रेट को, मोर देन 0.1 ml पर मिनट। ठीक है, लोकलाइज कर सकता है 0.1 ml पर मिनट से भी ज़्यादा जो है रेट पर ये इतनी जल्दी लोकलाइज करेगा कि यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। इसके अलावा आर्टीरियोग्राफी, लोअर जीआई ब्लीडिंग में अगर सिर्फ ओनली जब मैसिव और नॉन रिस्पॉन्सिव ब्लीडिंग हो, किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करी, तो उसमें हम आर्टीरियोग्राफी करते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक वेसल को भी आइडेंटिफाई करेगी या ब्लीडिंग साइट को भी आइडेंटिफाई करेगी प्रायर टू सर्जरी और एम्बोलाइजेशन। जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है
सर्जरी से पहले या एम्बोलाइजेशन से उस स्पेसिफिक वेसल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आर्टेरियोग्राफी की मदद से, ठीक है। क्योंकि करनी हमने सर्जरी है, वो नॉन रिस्पॉन्सिव ब्लीडिंग है, मैसिव ब्लीडिंग है, तो उसमें हम ये करवाते हैं आर्टेरियोग्राफी। अब ट्रीटमेंट है, तो लोअर जीआई ब्लीडिंग में ट्रीटमेंट इनिशियल तो यही होता है कि इनिशियल मैनेजमेंट में हमने रिससिटेट करना है पेशेंट को, और मॉनिटरिंग उसी तरह है जिस तरह अपर जीआई ब्लीडिंग में हम कर रहे थे। जो स्पेसिफिक कॉज है उसको हमने ट्रीट करना है। अगर डायवर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो वो खुद ही स्पॉन्टेनियसली स्टॉप कर जाती है, लेकिन अगर वो स्टॉप नहीं कर रही तो जो कॉलन का डिजीज्ड सेगमेंट है ना, उसको आप सर्जिकली रिसेक्ट कर दोगे, निकाल दोगे, काट दोगे आफ्टर कन्फर्मेशन बाय आर्टेरियोग्राफी या कोलोनोस्कोपी से आपने कंफर्म किया, फिर वो हिस्सा आपने कॉलन का निकालना है, पहले कंफर्म करना है, ठीक है, आर्टेरियोग्राफी या कोलोनोस्कोपी से। दूसरा, अगर एंजियोडिस्प्लेजिया की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी खुद ही स्पॉन्टेनियसली स्टॉप हो जाती है। नहीं हो रही तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा, एंडोस्कोपिक थर्मल एब्लेशन। हमने उस एंजियोडिस्प्लेजिया को अब्लेट करना है, एंडोस्कोपिकली हम थर्मल एब्लेशन करेंगे। फिर भी ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो अब जो है उस अफेक्टेड बॉवल के हिस्से को आपने रिसेक्ट कर देना है सर्जिकली। लास्ट ऑप्शन होता है ना हमारा सर्जरी, तो इसलिए सर्जिकली रिसेक्ट किया। बॉवल इस्कीमिया हुई है, आपने कैसे डायग्नोज किया, कोलोनोस्कोपी से आपको पता चला। तो इसमें हम क्योंकि रिसेक्शन जो है रिक्वायर्ड होती है बॉवल इस्कीमिया में, वो हिस्सा निकाल देना होता है ओनली अगर जो है पेरिटोनाइटिस की प्रेजेंस थे, वहाँ पेशेंट को पेरिटोनाइटिस अगर डेवलप हुआ है तो हमने वो हिस्सा बॉवल का रिसेक्ट कर देना होता है, ठीक है। ये डिफरेंट मैनेजमेंट भी हो गई लोअर जीआई ब्लीडिंग की। यहाँ पर ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम अकल्ट जीआई ब्लीडिंग स्टार्ट करेंगे।